कहावत है कि एक बार जब घर से निकल गए ना तो लेट सवेर मंजिल मिल ही जाएगी। मुश्किल तो उनके लिए है जो भी घर से निकले ही नहीं। वैसे कुछ बच्चों के साथ हो रहा है। उनको लगता है अभी भी उनके पास बहुत टाइम है कि बोर्ड में आराम से रिवीजन कर लेंगे, कॉपी रिवाइज कर लेंगे। अच्छी बात यह है कि आपने रिवीजन करना स्टार्ट कर दिया भाई। वो तो अभी धप्पा होने वाले हैं बहुत जल्दी, जिनको अभी लग रहा है कि उनके पास टाइम है। आपने रिवीजन करना स्टार्ट कर दिया। जितने मैं वीडियोस बनाए जा रहा हूँ वो सारे वीडियोस देखते रहो। आपको आराम से सारे चैप्टर्स अभी से लेके बोर्ड एग्जाम से पहले पहले आपको सब क्लियर हो जाएगा और फिजिक्स में आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। लेट सवेर पहुंचोगे जरूर, चाहे आप जनवरी में आप कॉन्फिडेंट फील करो फिजिक्स में, चाहे फरवरी में। आ जाओ भाई, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कैपेसिटर। लास्ट वीडियो में आपने कवर किया था दो टॉपिक्स जो कि थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। उसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने करवाए थे और जितने टॉपिक्स और जितने न्यूमेरिकल्स मैंने उसमें करवाए वो सारे कर लेना। इट इज मच मोर इनफ टू स्कोर 90+, ठीक है। और इस वीडियो में मैंने सेपरेट कैपेसिटर पढ़ा है कि बच्चों को ना कैपेसिटर में बड़ी दिक्कत होती है, बच्चों को ना कैपेसिटर फोबिया बना होता है। तो इसलिए मैंने इसमें सारे टॉपिक्स ले लिए कैपेसिटर के सारे ही, कि मैं पहले फॉर्मूले बता दूंगा, फिर उसके न्यूमेरिकल्स जो पीवाईक्यू है, जैसे कि पीवाईक्यू है 2019 का। फिर इसमें मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी ले लिए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस ले लिए हैं इसमें, एनसीईआरटी और पीवाईक्यू, और साथ में टॉपिक्स फॉर्मूले सारे रिवीजन हो जाएंगे। इवन मैंने कुछ डेरिवेशंस भी इसमें करवाए हैं कैपेसिटर के केस में। और बहुत फेमस जो कनेक्शन डिस्कनेक्शन वाला टॉपिक था वो भी मैंने इसमें हिट कर दिया। ये वाला क्वेश्चन आपने बहुत फेमस देखा होगा जहां पे डाइलेक्ट्रिक्स का कॉम्बिनेशन होता है ना। तो ये क्वेश्चन दोनों, इसके दोनों पार्ट, इसका एक पार्ट ये होता है, एक पार्ट ये होता है, ये दोनों पार्ट में आपको कवर करा दूंगा और उसके बाद पूरी एनसीईआरटी भी कवर कर लेंगे, ठीक। तो एक छोटे से वीडियो में आप पूरा कैपेसिटर कर लोगे, इसके बाद आपको कैपेसिटर्स में कभी कोई डाउट नहीं आएगा। जितना मैं बता दूं उतना रट लेना, याद कर लेना, इट इज मच मोर इनफ, ठीक है। इसके बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। जितने वीडियोस मैं बना रहा हूं ये मान लो कि वो समरी है, सटीक समरी, इंपॉर्टेंट समरी। इस आप YouTube चैनल पे आओ, सुहास भैया का वीडियो खोलो, एक चैप्टर रिवाइज करो और बस आराम से दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर दो, मलंग हो जाओगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर में जो मेनली क्या है कि कैपेसिटर में हो सकता है या तो एक डेरिवेशन आएगा या फिर बहुत अच्छा न्यूमेरिकल आएगा। सिंपल सी बात है, एक डेरिवेशन या फिर न्यूमेरिकल। ज्यादा डिटेल में नहीं, जितना इंपॉर्टेंट है वो मैं सारे बता रहा हूं। तो सबसे पहला टॉपिक हम कवर करेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर। ये भी कई बार पूछा गया है, इसको हल्के में बिल्कुल मत लेना भाई। स्फेरिकल कैपेसिटर मतलब क्या होता है कि सिंगल स्फेयर दे दिया, मेटेलिक स्फेयर दे दिया, और वो आपको कहेंगे कि लेट सपोज इसका रेडियस r है, तो बताओ इसका कैपेसिटेंस कितना होगा। तो बच्चों सिंगल जब भी स्फेयर दे दे ना, मेटेलिक बॉल दे दे, पिथ बॉल दे दे, इस टाइप का देते हैं। वो जो वर्ड लिखते हैं मैं लिख देता हूँ, वो कई बार मेटेलिक बॉल लिख देते हैं। बोलेंगे मेटेलिक बॉल है जिसका रेडियस इतना है, तो बताओ इसका कैपेसिटेंस कितना होगा। मेटेलिक बॉल कैपेसिटर नहीं लिखते हैं वो। और कई बार पिथ बॉल पढ़ते हैं इसको, कई बार PITCH पिथबॉल, पिथबॉल पढ़ते हैं, ये दे दिया जाता है। इसका रेडियस देके आपको कैपेसिटेंस पूछा जाएगा, तो घबराना मत, ये सिंगल स्फेरिकल कैपेसिटर की बात कर रहे होते हैं, ठीक। इसमें दो ही फॉर्मूले बच्चों। सबसे पहला फॉर्मूला आपको जो याद रखना है, C = में 4πε0r, ये एक फॉर्मूला है, MCQ में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ये आप सिर्फ दिखाने के दांत मान लो, इसको न्यूमेरिकल्स में यूज नहीं करोगे, आप नहीं करोगे। जो न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला यूज करना है, मान लो आपको रेडियस दे दिया एंड दे वाज लाइक कि बता दो भाई कैपेसिटेंस बता दो कितना है इसका। तो जब कैपेसिटेंस पूछा जाए तब जो फॉर्मूला लगाओगे वो है R/K। ये फॉर्मूला मेन है बच्चों, जहां पे अगेन R मतलब है रेडियस, R मतलब क्या है रेडियस, और K मतलब है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये आपको गिवन होगा, सॉरी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है, K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है भाई। K की वैल्यू वही है 9 इंटू इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। K की वैल्यू जो आपने पढ़ी थी ना 9 इंटू 10⁹9, हमेशा वही पुट करनी है आपको इसकी जगह में, ठीक है। रेडियस गिवन होगा, K की वैल्यू आपको पता ही है, तो आप सीधे सीधे कैपेसिटेंस निकाल सकते हो। छोटा सा दो फॉर्मूले याद रखने, ये पूछा जा सकता है तो MCQ में बताओ कि कौन सा फॉर्मूला सही है, उस टाइप का क्वेश्चन। और ये पूछा गया तो 1 नंबर के MCQ में न्यूमेरिकल्स। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंपॉर्टेंट पार्ट, या तो इसी में से डेरिवेशन आएगा, सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि डेरिवेशन अगर आए तो यहीं से आएगा, और या नहीं तो इसी पे न्यूमेरिकल्स आ जाएगा। तो मैं फिलहाल के लिए आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, इसके बाद जो मैंने डेरिवेशन वाला क्वेश्चन लिया है उसमें आपको डेरिवेशन कराऊंगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में बच्चों 3 पार्ट होते हैं, याद रखना। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। पहले में हो सकता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एयर फील्ड हो, जैसे ये हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया और इसके बीच में कुछ नहीं है, सिर्फ एयर है। दूसरे केस में हो सकता है कि वो डाइलेक्ट्रिक भर दे, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस आपने पढ़ा होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K वाला पूरा सब्सटेंस ऐसे करके भर दे। और तीसरे केस में बच्चों ये हो सकता है कि कुछ ही दूरी में भरे, जिसको आप T थिकनेस के नाम से जानते हो पहले से। लेट्स सपोज कि T दूरी में, ये जो थिकनेस है वो T दूरी में आपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K फिल कर दिया। तो 3 केसेस है,
3 फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे इसमें। सबसे पहला जब एयर फील्ड की हम बात करते हैं बच्चों, तो इसमें आपको फॉर्मूला याद होगा, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं। एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी। देखो ये जितने मैं फॉर्मूले यहां बता रहा हूं ना, जैसे कि मैंने आपको सिंगल स्फेरिकल का बताया, फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एनर्जी, एनर्जी लॉस, और इसके बाद जस्ट 4 न्यूमेरिकल। तो 4 फॉर्मूले 4 न्यूमेरिकल, इस टाइप से चलोगे तो आपके न्यूमेरिकल से स्ट्रांग होते चले जाएंगे। बच्चों की गलती होती है, बच्चे क्या करते हैं, पूरा नोट्स रिवाइज कर लिया, पूरे फॉर्मूले देख लिए, बाद में 1 घंटा रेस्ट लेंगे और फिर जाके न्यूमेरिकल करेंगे। अरे तुम भूल जाओगे भाई, एक टॉपिक 4 न्यूमेरिकल, फिर एक टॉपिक फिर 4 न्यूमेरिकल। फिजिक्स करने का बेस्ट तरीका है ताकि आपका न्यूमेरिकल वाला पार्ट इंप्रूव हो सके, ठीक है। तो ये 4 फॉर्मूले के बाद हम 4 न्यूमेरिकल करेंगे। जल्दी से फॉर्मूले सुन लो और हो सके तो वीडियो के साथ साथ लिखते चले जाओ, नोट्स बनाते चले जाओ। देखो बच्चों, जब एयर फील्ड होता है तो जो सी होता है वो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी होता है। लेकिन जब आप इसमें पूरे में डाइलेक्ट्रिक भर दोगे तो जो कैपेसिटेंस है वो सब कुछ सेम रहेगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी एज इट इज लिखेंगे, बट के से मल्टीप्लाई कर देना। ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के दे रखा होता है ना, उसको के टाइम्स हो जाता है। ये मान लो, जैसे मान लो पहले एयर फील्ड में था कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरेड और आपने 5 का मिला दिया तो 5 टाइम और बढ़ जाएगा, के टाइम्स हो जाएगा। जो भी पहले है उसको के से मल्टीप्लाई कर दो। और अगर टी थिकनेस का केस है बच्चों, तो इसमें एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला याद करना पड़ता है। देखो ऊपर वाला पार्ट सेम है, एप्सिलॉन नॉट ए तीनों में। इसमें बच्चों डिवाइड में थोड़ा सा चेंज होता है, वो है डी माइनस टी प्लस में टी डिवाइडेड बाई के। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है बस। टी डिवाइडेड बाई के है ये, मैं इसको सही से लिख देता हूं जरा, के मिसमैच हो गया, 1 मिनट। तो ये 3 फॉर्मूले आप याद कर लेना, ठीक। अब मैं यहां पे लिख देता हूं टी डिवाइडेड बाई के, ये के है। अब यहाँ पे जो इस पूरे फॉर्मूले में जो के है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये वाला के लीजिए, ठीक है। अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आ जाए बच्चों तो के की वैल्यू आप डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान के चलोगे। वही मेरे दिमाग में चल रहा था इसलिए मैंने ऊपर में भी लिख दिया था। लेकिन ऊपर वाला के जो सिंगल स्फेरिकल, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन बोले ना, तो आप समझ जाना आर बाई के की वैल्यू। लेकिन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोले तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है और ये हर बार दिया होगा आपको, हर बार गिवन होगा। के की वैल्यू 6 है, 8 है, 10 है, इस टाइप के क्वेश्चन में आप हमेशा गिवन होंगे। तो ये हो गए दूसरा पार्ट। तीसरा पार्ट जो इस वीडियो में है वो है एनर्जी स्टोर्ड, इंपॉर्टेंट पार्ट न्यूमेरिकल वाइज। अगर न्यूमेरिकल वाइज कहूं तो इस पे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं भाई इस साल, तो ध्यान से इस फॉर्मूले को याद कर लेना। ज्यादा कुछ नहीं है, सिंगल फॉर्मूला है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एक कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड है उसका फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला सबसे बेसिक वाला फॉर्मूला हाफ CV स्क्वायर। लेकिन हम बच्चों को कहते हैं इसी का 2 और जो साथ में आपके टीचर्स लिखवाते हैं उनको भी साथ में याद कर लो, इजी रहेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करना। हाफ CV स्क्वायर, हाफ QB, और तीसरा होता है हाफ Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई C। तो ये फॉर्मूले आपको एनर्जी स्टोर के याद होने चाहिए, कम से कम एक याद होना तो देखो अनिवार्य है। अगर आपको एक भी याद नहीं है तो फिर तो भाई बेकार है, एक तो याद कर ही लो। हाफ CV स्क्वायर तो सबको याद रहता है, और आप चाह रहे हो देखो थोड़े बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स मार के आप चाह रहे हो कि पक्का मेरी गारंटी हो जाए 90+, तो पता क्या होगा, जैसे बच्चे कहते हैं कि भैया एक फॉर्मूला तो मुझे याद है, बाकी मैं C = Q/V से निकाल लूंगा, जो सदाबहार फॉर्मूला मैं वो भी लिख देता हूं यहाँ पे। कैपेसिटेंस इक्वल टू में चार्ज अपॉन में वोल्टेज, ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। इसको जनरली हमारी भाषा में सदाबहार फॉर्मूला कहा जाता है। सदाबहार फॉर्मूला क्यों कहते हैं, क्योंकि हर जगह एप्लीकेबल हो जाता है, ठीक। तो बच्चे कहते हैं भैया C = B हाफ CV स्क्वायर पता ही है, तो मैं क्या करूंगा इसमें से वैल्यू पुट करके बाकी दोनों फॉर्मूले निकाल सकता हूं, तो क्यों याद करूं। हाँ बिल्कुल सही बात है, वैसे तो आप टेबल भी मल्टीप्लाई कर करके निकाल सकते हो जिस दिन से आपने मल्टीप्लाई सीख लिया, राइट। लेकिन अगर टेबल याद हो तो आपका टाइम बचता है। मेन बात यह है कि जिस बच्चे को टेबल याद है वो जल्दी जल्दी न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेगा, उसको मल्टीप्लाई डिवाइड टेबल पढ़ के जल्दी से काट पीट पाएगा, है ना, डिवाइड भी कर पाएगा, मल्टीप्लाई भी कर पाएगा। और वहीं पे जिस बच्चों के याद है वो साइड में भाई सब, कुछ बच्चों की अपनी कॉपी देखी होगी जो पूरा राइट साइड कॉलम खींच के मल्टीप्लाई चला रहे होते हैं, तो उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। अगर आप अभी टाइम बचा के मजे कर रहे हो तो भाई सिंपल सी बात है, पेपर में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा हार्ड वर्क आ जाए। तो 2 फॉर्मूले हैं, याद कर लो भाई, बार बार लिखोगे अपने आप याद हो जाएगा। चलो अब लास्ट फॉर्मूला जिसमें हम न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं वो है एनर्जी लॉस्ट व्हेन 2 कैपेसिटर कनेक्टेड टुगेदर। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, आपने अगर सैंपल पेपर करा है तो सैंपल पेपर में आपको ये मिल भी जाएगा। सैंपल पेपर में कहते क्या है कि मान लो 2 कैपेसिटर था, पहले कैपेसिटर को चार्ज किया और फिर एक अनचार्ज के साथ इसको हमने जोड़ दिया, तो बताओ एनर्जी कितनी होगी। बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको जो फॉर्मूला यूज करना है, हम लिखते हैं, देखो चाहे वो बोले कि लॉस ऑफ एनर्जी निकालो,
जब हमने एक कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर से जोड़ा तो लॉस कितना हुआ ये बताओ, या फिर ये बोले कि कितनी एनर्जी बची हुई है। दोनों का फॉर्मूला सेम है भाई, डेल्टा यू से डिनोट करते हैं इसको हम, एनर्जी लॉस कहूं या फिर एनर्जी स्टोर्ड कहूं, दो कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन। वो फॉर्मूला होता है हाफ C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2 और ब्रैकेट में आता है V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये अपने पास फॉर्मूला है एनर्जी लॉस या फिर एनर्जी ऑफ टू कंबाइंड कैपेसिटर का। ठीक, तो मैंने आपको ये चार फॉर्मूले बताए और इन चार फॉर्मूलों पे मैं आपको न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ। कोई चाहे तो स्क्रीन को रोक के, ये लो मैं हट जाता हूँ पूरा, या तो स्क्रीनशॉट ले लो और हो सके तो स्क्रीन को रोक के अभी लिख ही लो उसको, या तो स्क्रीनशॉट ले लो भाई, सिंपल सी बात है। अब इसके बाद हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। मैं आपको एक एक करके सारे न्यूमेरिकल्स करा दूंगा। ये सबसे पहला न्यूमेरिकल, ये है बच्चों एनसीईआरटी का ही न्यूमेरिकल है और इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसी साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एनसीईआरटी से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर पीवाईक्यू की तरफ मूव करेंगे। चलो भाई, क्वेश्चन पढ़ते साथ साथ गिवन लिखने की आदत डाल लो। पूछो क्यों गिवन लिखना चाहिए? क्योंकि गिवन के बच्चों हाफ मार्क्स होते हैं बोर्ड एग्जाम में, हाफ मार्क्स गिवन के होते हैं। भले ही सारा न्यूमेरिकल गलत हो, लेकिन बच्चे ने गिवन लिखा था तो आधे मार्क्स देने पड़ेंगे। अब चलो भाई क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद द एयर फिल्ड, द प्लेट्स हैज द कैपेसिटेंस ऑफ 8 पिकोफैरेड। कैपेसिटेंस दे रखा है 8, पीएफ मतलब होता है पिकोफैरेड, और पिकोफैरेड की वैल्यू 10 की पावर -12 होता है, आपको गिवन भी है यहाँ पे। तो 8 × 10 की पावर -12 फैरेड। यूनिट साथ साथ में कन्वर्ट कर लिया करो, इजी होता है, न्यूमेरिकल गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं। व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स रिड्यूस टू हाफ। कि बताओ अब कैपेसिटेंस C डैश क्या होगा? C डैश मतलब नया कैपेसिटेंस। जब पहले का डिस्टेंस अब नहीं दिया है तो D मान लेना, और फाइनल डिस्टेंस जो है D डैश वो दे दिया पहले का आधा, तो मैंने मान लिया कि पहले D था उसका हाफ हो गया। एंड द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6, K = 6 दे रखा। ये क्वेश्चन था आपका। वो कह रहे हैं कि भैया देखो पहले एक कैपेसिटर था हमारे पास, जिसके बीच में दूरी जो भी हो, एरिया जो भी हो, हमारा जो कैपेसिटेंस आ रहा था वो 8 × 10 की पावर -12 आ रहा था। तो बताओ अगर मैंने अब दूरी जो है वो आधी कर दी, यानी कि प्लेट्स को पास पास ले आया और साथ में इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 का, तो बताओ अब कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? C डैश बता दो कितना हो जाएगा। तो भाई फॉर्मूला लगा देंगे, सिंपल सी बात है। अब आपने क्या किया, इसको डाइलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ऊपर वाले का फॉर्मूला लिखोगे पहली कंडीशन को, कि C पहले क्या फील्ड था, एयर फील्ड, बाकायदा उन्होंने मेंशन भी किया है। तो मैंने आपको अभी अभी डाइलेक्ट्रिक के 2 फॉर्मूले बताए थे, एयर फील्ड वाला और डाइलेक्ट्रिक फील्ड वाला, दोनों फॉर्मूले का यूज होगा। देखो 3 नंबर का न्यूमेरिकल ऐसे यूज होता है भाई। आप सोच रहे हो कि इस पे अलग से न्यूमेरिकल पूछेंगे, नहीं, 2 फॉर्मूले को कंबाइन करके पूछ लिया, इसलिए बच्चों को कैपेसिटर मुश्किल लगता है। अब मैं करा दे रहा हूं, अब आपको याद रहेगा कि भैया ने बोला था एयर फील्ड और डाइलेक्ट्रिक फील्ड दोनों यूज करना है। देखो कैसे यूज करेंगे। हमें समझ में आया कि जब वो एयर फील्ड था तो जो C है उसका फॉर्मूला होगा ε0 A / D = में 8 × 10 की पावर -12। सही बात है, जो C था उसी के फॉर्मूले को मैंने खोल के लिख दिया, C को हटा के क्या लिख दिया, ε0 A / D, बाकी इसको एज इट इज लिख दिया। इक्वेशन 1 कह दो ना इसको। अब जब डाइलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये तो एयर फील्ड का केस था, है ना, जब हवा भरी हुई थी। अब जब आपने इसमें डाइलेक्ट्रिक भर दिया, मैं इसको मिटाता हूं, डाइलेक्ट्रिक भर दिया हमने इसके अंदर, तो क्या होगा, जैसे ये वाला पार्ट इसको हटाओ और यहां लिख देते हैं कि अब डाइलेक्ट्रिक भर दिया डाइलेक्ट्रिक फील्ड, तो अब कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होगा C डैश, नया वाला कैपेसिटेंस, वो होगा K ε0 A/D, K ε0 A/D। लेकिन जो अब दूरी है, पहले दूरी कितनी थी, D, और अब दूरी कितनी कर दी गई है, D/2। तो अब D की जगह में क्या लोगे यहाँ पे, D/2 जो है बच्चों वो ऊपर चला जाएगा, मैथ का बेसिक रूल है। तो C डैश में हो जाएगा 2, ऊपर चला गया, K ε0 A/D। अब देखो C डैश का C डैश, 2 का 2, K की वैल्यू आपको गिवन है, इट इज 6, तो यहाँ पे हमने 6 लिख दिया। ε0 A/D फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो, ε0 A/D की वैल्यू इतनी थी, तो आप उसको पुट कर दो, 8 × 10 की पावर -12, तो ये मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 12 × 8 = 96 है ना, 6 दूनी 12 और 12 × 8 = 96, यानी कि 96 × 10 की पावर -12 फैरेड लिख दो, या फिर 92 पिको फैरेड लिख दो, ये हमारा कैपेसिटेंस हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से इसको भी नोट कर लो। और अब हम मूव कर रहे हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे करके मैं आपको सारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी समझा भी दूंगा, इजी वे में करवा भी दूंगा। आप स्क्रीन को पॉज कर करके, चाहो तो स्क्रीन को पॉज करो, पिछला क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करो खुद से, नोटबुक में सॉल्व कर लिया, फिर अगला क्वेश्चन देखो, और नहीं तो स्क्रीनशॉट लेते रहो अगर आपके पास टाइम कम है तो, है ना। चलो मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अगेन हैबिट बनानी है कि हमें गिवन लिखना है, क्योंकि गिवन के हाफ मार्क्स होते हैं, फॉर्मूले के 1 मार्क्स होते हैं। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज बाय द बैटरी ऑफ पोटेंशियल V। अब देखो ये जो क्वेश्चन है वो थियोरेटिकल क्वेश्चन है, बच्चों को न्यूमेरिकल फिर भी अच्छी लगती है, लेकिन जहां थियोरेटिकल क्वेश्चन आ जाए, वर्डिंग वाले क्वेश्चन आ जाए, बच्चों का दिमाग गुल हो जाता है। तो मैं आपको जानबूझ के वर्डिंग वाले क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवा दूंगा। इस वीडियो के अलावा आपको कुछ नहीं देखना है, मान लो बस आपने स्वाध्याय का वीडियो देख लिया, बस खत्म, इसके बाद कुछ नहीं भाई, बस जितने वीडियो में करवा दिया वो सारा आपको प्रैक्टिस कर लेना। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज बाय बैटरी V, तो जो वोल्टेज दे रखा है, वोल्टेज है V, हमने लिख दिया। इट इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी, अच्छा अब ये वही वाला क्वेश्चन है एनर्जी वाला, एंड देन कनेक्टेड टू द अनदर चार्ज कैपेसिटर ऑफ सेम कैपेसिटेंस। देखा, कह रहे हैं पहले एक कैपेसिटर को हमने बैटरी से, ये हमारा कैपेसिटर था जिसको हमने बैटरी लगाई इसके अंदर, चार्ज करी, फिर डिस्कनेक्ट कर दिया इसको जब ये चार्ज हो गया तो, और इसको निकाल के यहां से दूसरी जगह लेके गए। जितना कैपेसिटेंस, मान लो इसका कैपेसिटेंस C था, नहीं देगा तो C मानोगे, उसी को सेम कैपेसिटेंस वाले से अब इसका चार्ज भी हो गया होगा, ये तो है ना, V वोल्ट से जोड़ा इसको, तो इसका वोल्टेज भी आ गया होगा V, और चार्ज भी इसके अंदर कुछ ना कुछ जमा हो गया होगा जिसको हम Q कह रहे हैं। लेकिन दूसरा अनचार्ज कैपेसिटर है, देखो अनचार्ज मतलब उसको चार्ज नहीं किया था, इसका वोल्टेज कितना होगा, 0। इसका वोल्टेज जैसे V1 जो है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं V1 को मैं V लूंगा, तो V2 को कितना लूंगा, 0, क्योंकि ये अनचार्ज था, इसको तो हमने चार्ज किया था, फिर ये चार्ज था और ये अनचार्ज था, तो इसका वोल्टेज 0 लिया जाएगा। कैपेसिटेंस कितना है, सेम, उसका कैपेसिटेंस C है, इसका भी C है, और इसका भी चार्ज 0 होगा, है ना, Q2 भी 0 होगा क्योंकि चार्ज ही नहीं किया इसको, इसमें तो Q1 जो है वो Q कहलाएगा। ठीक है, तो बताओ कि कैलकुलेट द रेशियो, रेशियो पूछा है ध्यान से, 3 नंबर का क्वेश्चन है भाई साहब, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब पूछा गया है, 2019 में भाई साहब। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन इनिशियल ऑन द सिंगल कैपेसिटर, इन द कॉम्बिनेशन एंड देन इनिशियल, मतलब दो पूछा गया है कि कंबाइन कर दिया तब जो एनर्जी है, और जब वो सिंगल था तब जो एनर्जी थी उसका रेशियो बताओ। तो कॉम्बिनेशन को ऊपर रखेंगे, तो यही दो केस मान लो, ये हमारा इनिशियल केस है बच्चों, जब आपने कंबाइन नहीं किया था, और ये तब का है जब आपने कंबाइन कर दिया। अब वो पूछ रहे हैं कि इन दोनों का एनर्जी का रेशियो निकाल दो। देखो जब आपने कंबाइन नहीं किया था तो एनर्जी का फॉर्मूला सीधे सीधे आप हाफ CV² लगा सकते हो, जो कि मैंने आपको पहला फॉर्मूला बताया था। अगर आपको याद हो तो मैं आपको ले चलता हूं उसी पेज पर वापस, ये रहा एनर्जी का फॉर्मूला हाफ CV² सिंगल कैपेसिटर के लिए, लेकिन जब कंबाइन कर दिया तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा भाई। अब देखो फिर से दो फॉर्मूले को कंबाइन करके कैपेसिटर क्वेश्चन बन गया, 3 नंबर का क्वेश्चन बनते ही ऐसे, और अब आपने प्रैक्टिस कर लिया, आपको समझ में आ जाएगा कि दो फॉर्मूले लगाने भाई सब मजा न्यूमेरिकल आ जाएगा। तो सिंगल के लिए हाफ CV², तो मैं इसको कह देता हूं UI इनिशियल, ठीक है, UI को हाफ CV² लिख दिया हमने। U कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन के लिए मैं वर्ड C यूज कर रहा हूं, UC इक्वल टू फॉर्मूला कौन सा लगेगा, डेल्टा U वाला, हाफ C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। चलो भाई कर देते हैं, C1 C2 दोनों बराबर है C के ही, तो आप लिखोगे इसमें हाफ C इंटू में C अपॉन में C प्लस C, और V1 जो है वो V माना जाएगा, और V2 जो है वो अनचार्ज था इसलिए उसका वोल्टेज 0 माना जाएगा, और उसका स्क्वायर। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर मूव करके आपको यहीं समझा देता हूं। देखो अब UC का फाइनल इक्वेशन निकाल लो, ये हो जाएगा हाफ C इंटू में C का स्क्वायर हो जाएगा, और C प्लस में C बच्चों 2C हो जाता है, दोनों जगह स्क्वायर मत कर देना, और V का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, V का स्क्वायर V² बचेगा, एक C से स्क्वायर को काट दो, ये हो गया UC इक्वल टू में 1 अपॉन में 2 2 जा 4, C बचेगा, एक स्क्वायर था और यहाँ पे V², ये रहा कॉम्बिनेशन का एनर्जी। अब आपको पूछा था रेशियो, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं रेशियो किसका पूछा था, कॉम्बिनेशन को बोला था ऊपर रखने के लिए, तो मैं लिखूंगा रेशियो ऑफ कॉम्बिनेशन अपॉन में रेशियो ऑफ इनिशियल। कॉम्बिनेशन का कितना आया, हाफ नहीं 4, 1/4 CV², और इसका कितना होता है हाफ CV², CV² से CV² कट जाएगा,
1/4 1/8, पास वाले को पास में, दूर वाले को दूर में कर दो, 2 ऊपर जाएगा 4 नीचे रहेगा, कट कटा के 1/2, यानी कि जो रेशियो आएगा वो 1:2 लिखोगे इसका आंसर, कि जब कॉम्बिनेशन था तब आधा हो गया और जब इनिशियल था तब पहले था। तो इस टाइप से आपको न्यूमेरिकल करना है ये वाला। अब जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और साथ साथ हो सके तो लिखते रहना। हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जल्दी जल्दी करेंगे सारे न्यूमेरिकल्स ताकि आपका दिमाग क्लियर हो जाए और आपका टाइम ज्यादा मैं वेस्ट बिल्कुल नहीं कराऊंगा, टू द पॉइंट चीजें पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है। अब ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज। मैं ये क्वेश्चन भी करा दे रहा हूं, ऑल्दो ये कैपेसिटर का नहीं है ना, कैपेसिटर के टॉपिक का नहीं है, फिर भी मैं ये टॉपिक करवा जरूर दूंगा आपको। इस वाले का आंसर मैं यहां लिख रहा हूं बच्चों, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है। इक्विपोटेंशियल सरफेस किसके लिए? इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। देखो यही होता है, कई बार ना हमने वीडियो में कोई बात सुनी, कोई क्वेश्चन सुना और वो याद रह गया और वही एग्जाम में आ जाता है। लकीली सच्ची बता, बस मेहनत करते रहना। मेहनत इन द सेंस आपको ये है कि रोज एक वीडियो आके चैनल पे आओ, फिजिक्स का एलसी विज्ञान सर्च करो, चैनल पे आओ, एक वीडियो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, कोर्स बना हुआ पूरा, उसमें से कोई सा भी एक वीडियो देखो, एक चैप्टर रिवाइज करो, आराम से नोट्स बनाया, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करा, मूव कर गए नेक्स्ट सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। सारे सब्जेक्ट पढ़ने ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब होता है बच्चों प्लस का चार्ज माइनस का चार्ज। इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनाओगे कि आप पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना दो, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हो प्लस से निकल के ऐसे करके माइनस में गया हुआ है और इधर की तरफ भी दिखा देना ऐसे करके, एरोज लगा दिए, प्लस में से निकलते हुए के और माइनस में आते हुए के ऐसे करके एरोज बना दिए, ये बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको क्या याद रखना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने के लिए जिस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है उधर दूरी कम रखनी है, मतलब ओवल शेप बनेगा इस केस में। मैं यहाँ पे ब्लू येलो से बना रहा हूं, ऐसा बनेगा, ऐसा। इधर भी सेम, इधर तो मेरे पास जगह कम है तो मैं आपको दिखा रहा हूं ऐसे ऐसे। अब इन दोनों को काट मत देना, यानी कि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा था उधर हमने गैप कम कम रखा और जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड कम था उधर हमने गैप बढ़ा बढ़ा दिया। तो ये जो मैंने बनाए हैं ओवल शेप के, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। बना लेना, ड्रॉ कर लेना, बहुत फेमस है ये, दो फेमस ही है, PYQ ही है मेरे ख्याल से, 2022 का क्वेश्चन है भाई साहब, 2022 का पूछा गया है। फिर दूसरा आपके लिए पूछा गया है, क्या पूछा गया है? दो पॉजिटिव चार्ज के लिए, वो कह रहे हैं टू पॉजिटिव चार्ज के लिए बनाइए सेम चीज। देखो डाइपोल में क्या होता है, एक प्लस का और एक माइनस का था, अब आपको बनाना है दोनों प्लस के चार्ज को लेके, प्लस का क्यू प्लस का क्यू, प्लस के क्यू में सबसे पहले देखो, जब भी इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको बनानी ही पड़ेगी। ऐसे करके आपने इलेक्ट्रिक फील्ड्स बना दी बाहर की तरफ, तो भैया अंदर वाले का क्या होगा, ये जो बीच में आपने जगह छोड़ी है उसका क्या करना है? तो इस केस में बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्लस प्लस में रिपेल हो जाता है, आपको पता है, काटते नहीं है, रिपेल होकर दूर दूर चले जाते हैं। आपको ऐसे करके दिखा देना है, एरो मुड़ते हुए दिखा देना। अब बीच में जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मात्रा कम है उधर दूरी करनी है। देखो जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है उधर गैप बढ़ा देना है। तो अब जो शेप बनाओगे वो भी ओवल ही बनेगा, लेकिन इधर पास पास बनेगा, इधर दूर दूर बनेगा, इधर पास पास इधर दूर दूर, ओवल शेप, ये डिस्टेंस बड़ा कर दो। सेम चीज इसके लिए भी, इधर पास पास इधर दूर दूर, इधर पास पास इधर दूर दूर। कोशिश करना ये कभी कटे ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी एक दूसरे को काटते नहीं है, तो आप काटना मत, वरना सिली मिस्टेक में टीचर उसको काट देगा। तो इस टाइप के इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेंगे दोनों। आई होप कि आपको डायग्राम समझ में आ गया हो, ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको करा दिया, कैपेसिटर के बीच में PYQ है बच्चों। अब मैं आपको करा रहा हूं कैपेसिटर का इसका दूसरा पार्ट बच्चों, कैपेसिटर का ही क्वेश्चन है इसका। आज क्वेश्चन कह रहा है इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर फील्ड ईच पे एरिया दे रखा है, तो चलो लिखना स्टार्ट कर देते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोल दिया, एरिया दे रखा है भाई, गिवन लिख रहा हूं मैं। एरिया कितना बच्चों, 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर है, यूनिट देखना कंपलसरी। एंड सेपरेशन बिटवीन देम इज 3 mm। सेपरेशन ऑफ द कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो एरिया होता है वो A होता है और सेपरेशन को हम D कहते हैं। तो D जो है बच्चों कितना दे रखा है, 3 mm। 3 mm को बिल्कुल कन्वर्ट करना पड़ेगा 3 × 10⁻³ मीटर, आप जल्दी से यहाँ पे यूज कर लो। उसके बाद आपसे पूछा गया है कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। एयर फील्ड है भाई, क्वेश्चन में कह रखा है कि एयर फील्ड है ना। तो एयर फील्ड का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, सबसे पहला वाला फॉर्मूला 3 में से है ना, ε0 A/d। इसको लगा दो, C = ε0 की वैल्यू 8.8 × 10⁻, 8.854 होता है, आपको लेने की जरूरत नहीं।
बोर्ड में सीधे सीधे 8.8 लेके सॉल्व कर सकते हो। 10 की पावर -12, एरिया कितना दे रखा है 6 इंटू 10 की पावर -3 और डिवाइडेड बाय डी, डी इज 3 इंटू 10 की पावर -3। तो भाई साहब ये -3 से 10 की पावर -3 कटेगा, 3 2 जा 6 से कट जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, कैपेसिटेंस निकल जाएगा। C इक्वल टू 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1 आया, 16 और 1 17, 170 नहीं 17.6 इंटू 10 की पावर -12 फैरेड। कैपेसिटेंस की जो यूनिट होती है वो फैरेड लगा दोगे आप। और इसी को अगर आपको याद हो तो उसको आप पिको फैरेड भी लिख सकते हो, 17.6 पिको फैरेड। अगर भूल जाओ तो मत लिखना, यहीं पे आंसर सही माना जाएगा। ठीक, ये हो गया आपके पास कैपेसिटेंस। पहला पार्ट सॉल्व हो गया भाई, ये था पहला पार्ट। फिर दूसरा पार्ट क्या कह रहे हैं, इफ द कैपेसिटेंस इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट बैटरी व्हाट वुड बी द चार्ज ऑन ईच प्लेट। चार्ज निकालो, निकाल देंगे, इजी सा क्वेश्चन है। देखो इधर मूव कर देता हूं, बाद में आपको ये पूरा पेज दिखा दूंगा। कहां मूव करो, ऊपर मूव कर देता हूं, बस वोल्टेज याद रखना 100 वोल्ट, ठीक है। यहां मूव कर देता हूं। हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, सेकंड पार्ट व्हाइट से कर लेते हैं, ठीक। अब गिवन है वोल्टेज, वोल्टेज कितना है 100 वोल्ट, तो बताओ चार्ज कितना होगा इसी कैपेसिटेंस पे जिसका कैपेसिटेंस आपने 17.6 इंटू 10 की पावर -12 फैरेड निकाला है यहाँ, ठीक है। बहुत इजी फॉर्मूला है जो मैंने आपको सदाबहार फॉर्मूला बताया था, याद है सदाबहार फॉर्मूला, मैंने ऊपर ऐसे करके लिखवाया था सदाबहार फॉर्मूला, इसको सदाबहार फॉर्मूला कहते हैं, C इक्वल टू Q अपॉन में V, है ना। इस सदाबहार फॉर्मूला को यूज करो और आंसर निकाल दो, इजी सा। चलो भाई मेरे से पहले निकाल सको तो निकाल लो, जल्दी से कॉपी पेन उठा लो। मैं लिखूंगा C इक्वल टू में Q बाई V। C हमको गिवन है, हमको Q निकालना है, तो ये जो V है पहले फॉर्मूला सॉल्व करा करो। V मल्टीप्लाई में आ जाएगा, डिवाइड में है तो C इंटू में V इक्वल टू में Q। कुछ बच्चों को ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद होता है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। Q इक्वल टू C, C कितना है 17.6 इंटू 10 की पावर -12 इंटू में V, वोल्टेज कितना था 100, 100 को मैं 10 की पावर 2 लिख सकता हूं, तो Q इक्वल टू में सीधे सीधे 17.6, 2 घटा दो इसमें से 10 की पावर -10 कूलम ऑफ चार्ज, कूलम कह दो कूलम कह दो, बात बराबर। तीसरा पार्ट, हाउ वुड द चार्ज ऑन ईच प्लेट विल बी अफेक्टेड इफ अ 3 mm मिका शीट। अब देखो थिकनेस दे रखी है, मिका शीट मतलब डाइलेक्ट्रिक होता है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 6, इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स व्हाइल द वोल्टेज रिमेन कनेक्टेड। अब देखो वैसे तो ये क्वेश्चन जो है बच्चों नेक्स्ट टॉपिक का है, अगर मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक दिखाऊं, मेरे ख्याल से नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा, हाँ ये कनेक्शन डिस्कनेक्शन का टॉपिक है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं वहीं पे, क्योंकि वहां देखो मिक्स होके क्वेश्चन आया हुआ है। पहले का पूछ लिया, फिर बीच में आपसे चार्ज पूछ लिया, फिर आपको कनेक्शन डिस्कनेक्शन का क्वेश्चन पूछ लिया। अगर आपके टीचर ने पढ़ाया हो तो कनेक्शन डिस्कनेक्शन एक पूरा टॉपिक होता है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पहले तो टोटल दूरी कितनी थी 3 mm। अब टोटल 3 mm की दूरी में उसने देखो 3 mm की दूरी में पूरे में फुल में, टी थिकनेस का केस नहीं है ये मत सोचना कि थोड़ी दूरी में बढ़ा है, पूरा डिस्टेंस ही 3 mm था और यहाँ पे भी 3 mm का मिका शीट डाल दिया, मतलब पूरे में भर दिया। डायरेक्ट क्वेश्चन कितना है 6, तो चलो इसको यहीं सॉल्व कर देते हैं। चार्ज निकालना है व्हेन द बैटरी इज कनेक्टेड, इसको मूव कर देते हैं, थर्ड पार्ट यहीं सॉल्व करेंगे, फिर मैं आपको पूरा एक बार स्क्रीन दिखा दूंगा, फिर आप इसको नोट कर लेना, फिर हम अगले कॉन्सेप्ट पर मूव कर जाएंगे, न्यूमेरिकल हमने कर लिया। अब वो कह रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 का मिला दिया, तो बताओ चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा। चार्ज पे पूछा था, देख लो भाई, फिर बोलोगे अच्छा सर कहाँ पूछा था चार्ज पे, देख लो व्हाइल द वोल्टेज रिमेन्स इंसर्टेड हाउ वुड द चार्ज, सबसे पहले लाइन कह रहा है चार्ज ऑन द प्लेट विल बी अफेक्टेड, चार्ज कैसे अफेक्ट होगा। तो आप बोलोगे सिंपल सी बात है, चार्ज का अफेक्शन निकालने के लिए पहले तो कैपेसिटेंस निकाल लो। सबको पता है इस पर K एप्सिलॉन नॉट A बाई D हो जाएगा, यानी कि पहले जो भी कैपेसिटेंस था उसको K से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो C फाइनल है C डैश है वो हो जाएगा 6 इंटू में इनिशियल कैपेसिटेंस कितना था आपका 17.6 इंटू 10 की पावर -12 फैरेड। अब कैपेसिटेंस इतना हो जाएगा, तो बताओ अब चार्ज कितना हो जाएगा, तो फिर से Q डैश, डैश मतलब नया वाला होता है, तो नया फॉर्मूला फिर से लगा दो Q इक्वल टू CB, C डैश V बोलोगे इस बार, Q डैश का Q डैश, C डैश की जगह में ये लेना 6 इंटू 17.6 इंटू 10 की पावर -12 और V की जगह में ले लेना फिर से 100, इसको मल्टीप्लाई कर देना, तो आप सीधे सीधे कह सकते हो कि K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके खुद आंसर लिख लेना भाई, कैपेसिटेंस में मैं नहीं कर रहा मल्टीप्लाई, चलो कर ही देता हूँ यार। देखो 10 की पावर -12 से 10 की पावर -10 बचेगा, है ना, 2 घट जाएगा, तो
और 36 छाक 36 के 6 हासिल 3, 7 पंचे 7 के 42, 3 45 का 5 हासिल 4 और 6 4 10, तो 105.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 कूलम से इंक्रीज हो जाएगा, आप ऐसा लिख सकते हो। तो ये था पूरा क्वेश्चन पहला। आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसको देखो और नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, पूरे 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ए और बी पार्ट मिला के ये क्वेश्चन पूरे 5 नंबर का बनता है। स्क्रीनशॉट ले लो या फिर स्क्रीन को पॉज करो, इसे लिखो, फिर हम मूव करेंगे अगले कॉन्सेप्ट पे। लो मैं हट जाता हूँ, जल्दी से करो। अब इसके बाद जो है बच्चों नए अच्छे न्यूमेरिकल्स आएंगे, जो कॉम्बिनेशन ऑफ डायलेक्ट्रिक्स है ना, वो वाले क्वेश्चन जो पीवाईक्यूज में बहुत फेमसली पूछे जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको 2-3 छोटे और फॉर्मूले बता दूं। पहले मैंने आपको 4 फॉर्मूले बताए, उसमें मैंने आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करवा दिए। इन न्यूमेरिकल्स को जब तक आप अपने हाथ से लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे, मतलब कॉन्फिडेंस फील नहीं होगा। आपको समझ में तो आ गया, लेकिन लिखना जरूरी है, ठीक है। अब उसके बाद आप पढ़ने जा रहे हो ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसमें कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और ये कनेक्शन डिस्कनेक्शन का पूरा चार्ट समझाऊंगा। जिसके बाद आपका एक भी न्यूमेरिकल ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए या फिर आप उसे सॉल्व ना कर सको। देखो भाई, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ, एक बार मैं कैमरा चेक करूँ, चल रहा है? हाँ चल रहा है। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है बच्चों कि मान लो एक कैपेसिटर, ओ तेरी, अच्छा मूविंग में था, ठीक है। अब मान लो एक कैपेसिटर लिया हमने C1 का, फिर उसी के आगे दूसरा कैपेसिटर जोड़ दिया, फिर उसी के आगे तीसरा। आपको पता ही है सीरीज पैरेलल किसे कहते हैं, बहुत अच्छे से पता है ना। एक के आगे एक जोड़ते रहो, सीरीज है। तो सी नेट निकालने के लिए ये रेजिस्टेंस का उल्टा चलता है, याद रखना। तो इस बार सीधे सीधे नहीं जोड़ोगे, 1 में सी नेट इज इक्वल टू में 1 में C1 प्लस में 1 में C2 प्लस में 1 में C3, 1 करके जोड़ा जाएगा। हाँ, इसका एक शॉर्ट ट्रिक क्या है कि अगर सिर्फ 2 कैपेसिटर हो, मेन फॉर्मूला तो यही है भाई, लेकिन 2 शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। दूसरा पार्ट यहां लिख रहा हूं कि अगर सिर्फ 2 कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हो, C1 C2, तो आप एक सीधे सीधे फॉर्मूला लगा सकते हो जिसको हम बटरफ्लाई मेथड कहते हैं। सी नेट इज इक्वल टू में C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2। इस फॉर्मूले में और ऊपर वाले फॉर्मूले में अंतर क्या है, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं। पूरा ही मूव कर गया, चलो रहने देते हैं इसको यहीं पे। इस वाले फॉर्मूले में अंतर क्या है कि इसमें बाद में रेसिप्रोकल करना भूल जाते बच्चे। जैसे आपने निकाला 1 में C नेट इज इक्वल टू में 2/5 आया है, तो बच्चे 2/5 ही आंसर लिख के आ जाते हैं, जबकि गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको C निकालने के लिए उल्टा करना पड़ेगा। 5/2 होगा आंसर, है ना। तो हम बच्चों को क्या कहते हैं, जब 2 कैपेसिटर हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज करने से बच्चों, सिली मिस्टेक से बचोगे। आप सीधे सीधे बटरफ्लाई मेथड यूज करो, C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2, क्योंकि इसमें डायरेक्टली C नेट डायरेक्टली C निकलता है। और तीसरी बात कि बच्चों अगर बहुत सारे सेम कैपेसिटर आपस में जुड़े हुए हो, ऐसे करके 2 3 4 सी वाले, तो सी नेट जो होगा सीधे सीधे C अपॉन में n से कर दो। n मतलब है कितने कैपेसिटर है। एक जैसे 10 वाला है, 10 और 4 है, 10 वाले 4, तो 10 अपॉन में 4 सीधे सीधे आंसर हो जाएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आते हैं, अगर एक के नीचे एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है ऐसे करके C1 C2 C3 वाले, अलग अलग वाले C1 C2 C3, तो C नेट इस केस में मैंने कहा था रेजिस्टेंस का उल्टा, मतलब रेजिस्टेंस में पैरेलल में 1 में जुड़ता है ना, तो यहाँ पे डायरेक्टली जुड़ जाएगा। आई होप कि आपको क्या कह रहे हो पता है। अगर आपको पता है तो ये पार्ट स्किप करके जल्दी से आगे आ जाएगा। चलो भाई, अभी हो गया सीरीज पैरेलल, ये फॉर्मूले ऑलमोस्ट बच्चों को पता होता है, इसलिए मैंने ज्यादा टाइम नहीं लिया। ये जो है ये मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर इसमें से न्यूमेरिकल आ गया भाई, तो बच्चों को लगता है बहुत हार्ड पेपर बन गया, जबकि इजी टॉपिक है। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ और फिर समझा भी दूंगा, अच्छे से लिखवा के भी समझा दूंगा। 2 केसेस है, बैटरी इज कनेक्टेड टू द कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड इनटू द कैपेसिटर। क्या किया, मैं इसको गंदा नहीं कर रहा हूं, अगले पेज पे चले जाता हूं। आज दोनों केस समझा दे रहा हूं। 2 केसेस है। एक बार क्या किया बच्चों, कैपेसिटर लिया, इसको बैटरी से कनेक्ट किया हमने, ये हमारा बैटरी मान लेना, ठीक है। बैटरी से हमने कैपेसिटर को कनेक्ट किया और बैटरी को कनेक्टेड ही रखा, स्विच ऑन रहने दिया हमने, डिस्कनेक्ट नहीं किया बैटरी को। और बैटरी जब कनेक्ट था तभी इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक लिया और इंसर्ट कर दिया, बिना वायर हटाए। भाई साहब चिंगारी विंगारी निकल रही है, निकलने दो, हम तो डालेंगे, बैटरी कनेक्ट है, कनेक्ट रहने दो। दूसरा केस, अब मान लो ये कौन कर सकता है, ये वाला केस जो है पहला वाला केस, जब आप फिजिक्स लैब में जाते हो तो भाई साहब मस्ती तो सूझती है, कौन सी चीज तोड़ू कौन सी चीज फोड़ू, कहां छेड़खानी करो, है ना। तो जो खुराफाती बच्चे हैं वो ऐसे काम करेंगे कि बैटरी कनेक्टेड छोड़ दिया, भाड़ में जाए सिस्टम, भाड़ में जाए रूल, पहले डायलेक्ट उठाया, डाल दिया उसके अंदर, चिंगारी निकल रही। लेकिन कुछ होते हैं भाई साहब सभ्य बच्चे,
सिंपल सोवर से बच्चे, उनको पता है ना, हमें पता है कि पहले स्विच बंद कर देना चाहिए, तो उन्होंने बच्चों ने क्या किया, स्विच को बंद कर दिया, यानी कि सर्किट को ऑफ कर दिया, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, और फिर जाके डाइलेक्ट्रिक लेके इसके अंदर इंसर्ट किया। बताओ आप में से आप होते तो कौन सा केस करते हैं? सभ्य मानव का केस करते हैं, या फिर खुराफाती काम करते हैं? या फिर अपने एक उस दोस्त का नाम कमेंट करो जो पक्का खुराफाती काम करता है ये वाला, कि भाई बैटरी जाए अपन डाल के भाग जाएंगे। दोस्त का नाम कमेंट करो जल्दी से, ठीक है। अब देखो दोनों ही केस में आपको यही दो केस है जो मैं केस बता रहा हूं ना यहाँ पे, कि एक बार बैटरी कनेक्टेड छोड़ दिया, एक बार डिस्कनेक्ट किया। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्कनेक्ट कर दिया, एक बार कनेक्टेड छोड़ दिया। तो आपसे बोलेंगे बताओ अगर आगे, अच्छा आगे जाना, अगर वो आपसे बोलेंगे कि कनेक्टेड है और फिर डाला, तो बताओ कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, कैपेसिटेंस चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा, ऐसे 5 चीजें पूछी जाएंगी। और जब डिस्कनेक्ट कर दिया तब क्या फर्क पड़ेगा, तो मैं आपको सिंपल सी भाषा में समझा देता हूं, बहुत इजी याद रखना। सबसे पहला कैपेसिटेंस जो नया सी डैश होगा, मैं सी डैश लिखता हूँ, सी फाइनल नहीं लिखता, ठीक है। सी डैश मतलब नया कैपेसिटेंस जैसे डालने के बाद क्या हो जाएगा, वो हमेशा बढ़ेगा के टाइम्स ऑफ सी इनिशियल। सी मतलब पहले था, पहले कितना था सी, अब जब आपने इसको डायरेक्टली डाल दिया, चाहे बैटरी कनेक्टेड है चाहे बैटरी डिस्कनेक्टेड है, दोनों केस में भाई कैपेसिटेंस बढ़ता ही बढ़ता है के टाइम्स। हम डायरेक्टली डालते हैं इसलिए ताकि कैपेसिटेंस को बढ़ाया जा सके। फिर दूसरा, चलो भैया ये समझ में आ गया, चाहे कनेक्टेड डिस्कनेक्टेड हो के टाइम्स बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। आप इसमें लिखोगे इंक्रीज बाई के टाइम्स, इंक्रीज, और इसमें भी लिख दोगे कि इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। दूसरा आपसे इसमें क्या पूछा जाएगा, कांस्टेंट क्या क्या रहेगा। तो सिंस कैपेसिटर और बैटरी पैरेलल में है, तो पैरेलल में बच्चों वोल्टेज सेम रहता है, तो आप बोलोगे कि भैया यहाँ पे जो वोल्टेज है, यहाँ पे जो वोल्टेज है कनेक्टेड के केस में बता रहा हूँ, ये वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, वोल्टेज चेंज नहीं होगा। फिर आपने E इजकल टू में dV बाई dR पढ़ा होगा माइनस में, तो सिंस V चेंज नहीं हो रहा तो E भी चेंज नहीं होगा। तो तीसरा पॉइंट यहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसमें दो चीजें कांस्टेंट रहती है, पैरेलल होने की वजह से वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें क्या कांस्टेंट रहता है भैया, तो इसमें देखो अब जैसे आपने बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया, तो डिस्कनेक्ट करने के बाद अब इस कैपेसिटर को चार्ज देने वाला कोई बचा ही नहीं, सर्किट टूटा हुआ है, चार्ज जाएगा कैसे। तो जब चार्ज देने वाला भी कोई नहीं है और ना ही आपने कोई बल्ब जोड़ा है जो उससे चार्ज ले ले, है ना, चार्ज कंज्यूम कर दे, तो ना ही कोई देने वाला ना ही कोई लेने वाला, तो इस बार जो है चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा सबसे पहले डिस्कनेक्शन के केस, ठीक। चलो भाई अब इसमें और कुछ कांस्टेंट नहीं रहेगा, सिर्फ चार्ज कांस्टेंट रहता है। कैपेसिटेंस दोनों केस में बढ़ेगा, इसमें दो चीजें कांस्टेंट होंगी, पैरेलल होने की वजह से वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें चार्ज कांस्टेंट रहेगा। बाकी चीजों कौन कौन सी पूछी जा सकती है, तो दो चीजें और पूछी जाएगी बच्चों, कि इसमें जैसे इसमें चार्ज पूछा, तो इसमें चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा, सीधे सीधे याद रखना, क्यू डैश इक्वल टू में के टाइम्स ऑफ क्यू इनिशियल हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, एनर्जी मतलब यू, ठीक है, यू एनर्जी यू डैश वो भी इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि इनडायरेक्टली इस केस को याद करना बहुत इजी है, खुराफाती बंदे हैं, बिना सर्किट के बंद के डाल देंगे, दो चीजें कांस्टेंट रहेगा, बाकी सब कुछ बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात। वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल की वजह से कांस्टेंट, बाकी सब कुछ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसमें अब शरीफ बच्चे, सभ्य बच्चे, देखो शरीफ बच्चे बहुत मतलब टैलेंटेड भी होते हैं और नॉलेजेबल भी होते हैं, उनको समझना बहुत मुश्किल का। कैपेसिटेंस बढ़ रहा है, चार्ज कांस्टेंट है, भैया वोल्टेज पे क्या फर्क पड़ेगा, तो डिक्रीज हो जाएगा। भैया इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा, तो वो भी डिक्रीज हो जाएगा। भैया एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो वो भी डिक्रीज हो जाएगा। कितना टाइम्स, तो सब में लिख देना v बाई के, इसमें लिख दोगे e बाई के टाइम्स घट जाएगा, इसमें लिखोगे u बाई के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, ऐसे करके। तो एक चीज बढ़ेगी, एक चीज कांस्टेंट, बाकी तीन चीज घटेगी। तो ये था डिस्कनेक्शन का केस, ये डिस्कनेक्शन मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको जब स्क्रीनशॉट लो तो आपको पूरा मिल जाए। और ये था कनेक्टेड का केस, ठीक है। तो यही दो केस आपको समझना होता है, और ये दो केस मैंने आपको यहाँ पे पूरे वर्डिंग के साथ लिख के दिया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन कांस्टेंट। ये चार्ट बना है भाई, सेम चीज है, जो चीज मैंने आपको यहाँ समझाई वही सेम चीज है, ठीक है। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि आपको जल्दी समझ में आएगा, और फिर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना।
अब मूव करते हैं अगेन क्वेश्चंस की तरफ, मजा आएगा। सारे क्वेश्चन कर लिए, कैपेसिटर हो गया भाई, इससे ज्यादा कैपेसिटर कहीं नहीं है, इससे ज्यादा कहीं जाओगे तो गुमराह होगे भाई, 10 तरह की चीजें बता देंगे, नई नई ट्रिकी वाली चीजें, ये फॉर्मूला लगाओगे तो फेल हो जाओगे, पता नहीं क्या बताते रहते हैं। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कर ले रहा है बच्चा, पीवाईक्यू सॉल्व कर ले रहा है, कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, और क्या चाहिए। चलो मूव करते हैं पहले क्वेश्चन पे। मैं एक बार जरा देख लूं, फिर से वीडियो चल रही है, ठीक है। क्या होता है ना, वीडियो मुझे बार बार देखना पड़ता है, मैं बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूँ, क्योंकि हमारे साथ कई बार ऐसा होता है कि हम रात में शूट कर रहे होते हैं, जैसे कि अभी अब 2-2:30 बज रहे, तो अब हमने पढ़ाते चले गए, हमारी तो आदत है क्लास में पढ़ाने की, और क्लास में पढ़ा हम जैसे मैंने आपको कहानी सुना रहा था कि हमारे साथ क्या होता है कभी कभी वीडियो खत्म, वही वीडियो बंद हो गया था, और अभी मैंने देखा, मैंने पूरे 2 स्लाइड आराम से बच्चों को पढ़ा दिया। अभी मैं चेक करने किया कि वीडियो चल रहा है नहीं चल रहा, वीडियो बंद थी, बैटरी डाउन हो रखा था। अभी फिर पूरा बैटरी चेंज किया और इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं अब दोबारा आपको। चलो कोई नहीं, मैं आपको जल्दी जल्दी दो क्वेश्चन मैंने करवाया, अभी ज्यादा नहीं करवाया, पहले मैंने आपको ये पढ़ाया था और उसके बाद मैंने 2 क्वेश्चन कराए बच्चों। मैं आपको वापस एक्सप्लेन करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से बिंदास क्वेश्चंस को समझ लो, हमारे लिए भाई काफी है भाई। मैं इस क्वेश्चन को मिटा देता हूँ पहले तो, नहीं दोबारा स्टार्टिंग से समझा दूंगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से समझाऊंगा, मजा आएगा आपको, इजी क्वेश्चंस हैं, चिंता नहीं करने का, बस कमेंट करते रहना, बातें करते रहना मेरे से। कमेंट में बातें करता हूँ मस्त बच्चों से भी। मैं इसको जरा मिटा दूं पहले, फिर हम इन दोनों क्वेश्चन को, और ये नीट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले पता है, ये जो क्वेश्चन है ना ये वाला, ये पहले नीट में पूछा जाता था, लेकिन अब बोर्ड में पूछा जाने लग गया। बोर्ड वाले कह रहे हैं हमारे नीट वाले किसी से कम है क्या। ये रहा हमारा क्वेश्चन जो हमें अभी सॉल्व करना था, एक बार फाइनल चेक कर लूं, चल रहा है, ठीक है भाई। देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ना वो पूरे 5 मार्क्स में है, 5 मार्क्स में है, 5 मार्क्स में 5 मार्क्स का क्वेश्चन है भाई, जिसमें पहले तो 2 नंबर का एक डेरिवेशन है, डेरिवेशन 2 ही मार्क्स का होगा इसका, और डेरिवेशन मैं आपको सबसे लास्ट में कराऊंगा। मैंने बताया था ना कि इस वीडियो में मैं आपको डेरिवेशन भी करवाऊंगा, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल्स, पीवाईक्यू, एनसीईआरटी सब कवर हो जाएगा, इससे ज्यादा है ही नहीं कैपेसिटेंस, पूरा सिलेबस करा रहा हूं आपको। और तो अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा था तब भी आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और 3 नंबर में एक न्यूमेरिकल्स पूछा गया, जो कि मैं आपको न्यूमेरिकल करवा दे रहा हूं। अभी जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ा है सीरीज पैरेलल, उसी के बेस पे देखो बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से लिख रहा हूं, गिवन, गिवन लिखो सबसे पहले क्या दे रखा है, ऑब्टेन इक्विवेलेंट, मतलब नेट कैपेसिटेंस निकालना है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बोले इसका मतलब नेट कैपेसिटेंस, हमको नेट कैपेसिटेंस निकालना है। कब, जब वोल्टेज दे रखा हो 300 वोल्ट, 300 वोल्ट का वोल्टेज हो, डिटरमाइन चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। अब जो यहाँ पे क्वेश्चन में बोल दिया ना क्यू, चार्ज मतलब क्यू, क्यू ऑन ईच कैपेसिटर, जहां इसने ये क्वेश्चन बोल दिया यही लेंथी हो जाएगा, ईच कैपेसिटर। अब सोचो ये किस साल में आया, 2022 में, 2022 का सबसे हार्डेस्ट क्वेश्चन में से एक रहा होगा। तो जिन बच्चों ने नीट जेईई की तैयारी करी है उन्होंने प्रोबेबली इसको सॉल्व कर दिया होगा बोर्ड एग्जाम में भी, लेकिन जिन बच्चों की प्रैक्टिस थोड़ी कम रह गई या फिर जिन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया, उनके लिए ये सरदर्द वाला क्वेश्चन होगा। और किसी ने अगर इसको ईगो पे लिया होगा ना भाई, सब पेपर खराब करने वाला, पेपर खराब मतलब टाइम खाने वाला क्वेश्चन है ये। और इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले, और टाइम खाने वाला क्वेश्चन क्यों कहा, क्योंकि एक ट्रिक तो यहां दे रखा है कि वोल्टेज को देखो, हर एक सर्किट डायग्राम में वोल्टेज एक्स एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल पे होता है, लेकिन उन्होंने जानबूझ के उधर दे रखा है ताकि बच्चा गलती क्या करे कि इन दोनों को जोड़े सीरीज में और फिर धड़ल्ले से तीनों को पैरेलल में जोड़ दे, तो बच्चा वहीं गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैं आपको कहूं इस टाइप के डायग्राम जब भी वोल्टेज इधर देना, पहले 190 डिग्री घुमा दिया करो, क्वेश्चन पेपर को घुमा दो भाई ऐसे करके, क्या दिक्कत है। और मैं नया डायग्राम बना दे रहा हूं आपके लिए, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस, मैं इसको 90 डिग्री रोटेट कर रहा हूँ ऐसे करके, इधर की तरफ 90 डिग्री रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 2 कैपेसिटर आया, ये दोनों, और यहां से ये वाला कैपेसिटर C4, इसका नाम C4 दिया है इन्होंने, इसका नाम C3 और इसका नाम C2 दिया हुआ है। इसको ऐसे करके यहां से कंबाइन कर दिया हमने, ये वाला पूरा सर्किट बना दिया, पैसेज बना दिया मैंने 300 वाला, यहाँ पे 300 वोल्ट लिख दे रहा हूं, और इन दोनों के पैरेलल में बहुत दूर जाके यहाँ पे C1 दे रखा है इन्होंने, C1 सबके कैपेसिटेंस दे रखे हैं। तो अब आपको कंबाइन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बच्चों सी नेट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, पहले आपको सीधे सीधे दिख रहा है ये दोनों किस में, सीरीज में, तो हम बोलेंगे कि इन दोनों को हम सीरीज में ऐड कर देंगे पहले, और फिर नया, हर बार नया डायग्राम बनाऊंगा मैं आपके लिए, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। C2 and C3 are in series
और हम इसको सीरीज में जोड़ेंगे। सीरीज में मैंने आपको बताया था 3 फॉर्मूले। देखो, या तो 1/c नेट लगेगा, 1/c1 प्लस 1/c2, या नहीं तो आप लगाओगे c नेट इक्वल टू में c/n। ये कब लगता है? जब सेम सेम वाले हो। और या नहीं तो बटरफ्लाई मेथड लगाओगे। 3 ही फॉर्मूले हैं। बटरफ्लाई मेथड बेस्ट होता है c1 c2 अपॉन में c1 प्लस c2, जब 2 कैपेसिटेंस हो उसके लिए बटरफ्लाई मेथड बेस्ट माना जाता है। तो अभी मुझे दिख रहा है कि दोनों बराबर कैपेसिटेंस 200 और 200 वाले हैं, है ना? तो 200 200 वाले में बच्चों आप c/n लगाओगे। तो अब मैं c2 और c3 को कंबाइन करके एक बना दूंगा, जिसको मैं c23 कह रहा हूं फिलहाल। 2-3 मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन। किससे निकालूंगा? c/n से। c कितने का है? 200 पिकोफैरेड डिवाइड बाय कितने कैपेसिटर से? 2। तो डिवाइड करके बच्चों c23 यानी कि जो मिक्स होके आएगा वो आ जाएगा 100 पिकोफैरेड, कट के 100 पिकोफैरेड आ जाएगा। अब मैं इसी से एक और डायग्राम बना दे रहा हूं आपके लिए कि चलो ठीक है भैया, हमें समझ में आ गया कि आप कह रहे हो 2-3 को कंबाइन करके एक बना दो, और बाकी पूरा सर्किट डायग्राम मैंने आपके लिए एज इट इज ड्रॉ कर दिया है। ये कौन सा हो गया? c23, ये कौन सा है? c1, और ये कौन सा है? c4। अब देखो, ये भी 100 आ गया और c4 भी पहले से 100 दे रखा, c1 भी 100, यानी कि ये तीनों जो है बच्चों 100 के हो गए। अब बच्चे क्या करेंगे? फिर से गलती, पैरेलल में जोड़ने की कोशिश नहीं। c1 इसके साथ पैरेलल में है तो पहले उसको जोड़ दो पैरेलल में, और फिर ये जब इससे कंबाइन हो जाएगा तो इसको ये हट जाएगा मान लो। तो ये इसके साथ सीरीज में है, पैरेलल में नहीं है, सीरीज में। तो मैं अब इसी के नीचे स्लाइड करके बच्चों आपको पूरा सॉल्व करके दिखा देता हूं। चलो, अब मैं निकाल रहा हूं c23 यानी कि ये बीच वाला हमारा, और c1 एंड c1 आर इन पैरेलल। और पैरेलल में बच्चों सीधे सीधे ऐड करने का फॉर्मूला लगता है, रेजिस्टेंस नहीं है कैपेसिटेंस है ना, तो ऐड करेंगे। तो मैं इन दोनों कंबाइन करके c कह रहा हूं, ठीक है? सीधे सीधे ऐड कर दो, कितना कितना हो जाएगा? c23 प्लस c1, c इक्वल टू c23 कितना था? 100, और ये भी कितना था? 100। ये आ जाएगा बच्चों अपने पास 200 पिकोफैरेड। पिकोफैरेड मत भूलना, ठीक? अब मैं इससे नया डायग्राम बना दे रहा हूं। मैंने कहा था ना 3 डायग्राम बना दूंगा आपके लिए। अब ये c4 वाला है, ये इसके साथ मिल के सिंगल बन गया, सिंगल कैपेसिटर इसके साथ कंबाइन हो गया, जुड़ गया। और कितने वाला बन गया? ये 200 वाला, है ना? इन दोनों को जोड़ के 200 पिकोफैरेड आया। और ये कितने वाला था? 100 वाला। अब ये दोनों किस में कह रहे हैं हम? सीरीज में है ये, है ना? सीरीज में मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूले ये रहे। तो आपने तो पहले c/n लगाया था क्योंकि सेम सेम था, लेकिन जब डिफरेंट डिफरेंट हो, अलग अलग हो, तो बटरफ्लाई मेथड बेस्ट होता है c नेट निकालने के लिए। तो मैं अब यहाँ पे c नेट निकाल रहा हूं। c नेट कैसे निकालूंगा? बटरफ्लाई मेथड से। c4, फिर इसको हमने क्या कहा था अभी? c, है ना? इसको हम 200 वाले को हमने c कहा था, तो ये हो जाएगा बच्चों c4 इंटू में c, c1 c2, नीचे में c4 प्लस में c, यानी कि c1 c2 अपन c1 प्लस c2, मतलब वही लगा रहा हूं मल्टीप्लाई, नीचे में प्लस, ऊपर में ही मल्टीप्लाई है, यानी कि 100 इंटू में ये वाला 200 मल्टीप्लाई किया, और नीचे में दोनों को जोड़ दूंगा तो 300 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 200 अपॉन में 3, ये हमारा सी नेट निकल जाएगा। 200 अपॉन में 3 पिकोफैरेड। ऐसे करके आप नेट कैपेसिटेंस निकाल दोगे, यानी कि आपका पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया। 3 नंबर का न्यूमेरिकल था, सोचो ये, जिसमें अभी आधा पार्ट सॉल्व किया आपने। सी नेट निकाला है कि चलो भैया सी नेट तो हमको समझ में आ गया, इट इज 200/3 पिकोफैरेड आएगा। ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। अब आपको कहा गया कि हर एक पे चार्ज निकालो। चलो एक काम करता हूं, मैं आपको इसका मेथड समझा देता हूं, नेट आंसर लिख देता हूं, फाइनल आंसर क्या आना चाहिए, और आप निकाल के बताओ कि निकला कि नहीं निकला। आई एम गिविंग यू दिस चैलेंज कि आप सॉल्व करके बताओ कि इसका फाइनल सेकंड पार्ट यानी कि चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर आपका कितना कितना है। नहीं, हिंट मैं दूंगा, पूरा समझाऊंगा मैं कि कैसे करना है आपको। मैथ बस आप करोगे, इसका मैथ आप करोगे। देखो अब सबसे पहले क्या करना, मैं इस डायग्राम को जूम करके बताता हूं। सबसे पहले काम है आपका, अब होगा क्या कि जो बैटरी थे यहाँ पे, मैं बैटरी लगा देता हूँ, डायग्राम बना ही देता हूँ बैटरी का, ताकि बच्चों को समझने में इजी हो। ये छोटा वाला, ये बड़ा वाला, ऐसे करके बैटरी, ठीक है। अब यहां से एक चार्ज निकला जिसको हम नाम दे देंगे Q। ये Q यहां जाके बट जाएगा Q1 और Q2। Q2 जो है यहां से मुड़ के यहां तक आएगा, और Q1 यहां से जाएगा, और दोनों मिलके वापस Q1 प्लस Q2 वापस Q बन जाएंगे, है ना। Q ही तो Q1 Q2 बना था, तो Q1 प्लस Q2 मिलके Q बन के इसमें Q सर्कुलेट करके ऐसे करके फ्लो करके वापस जाएगा। यहां से एक आया बिछड़ के ऐसे, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे करके, ऐसे।
तो आपको ये Q1 और Q2 निकालना है, सिंपल सी बात। Q कैसे निकालोगे? Q मतलब नेट चार्ज है, तो सीधे सीधे निकालने के लिए बस ये 3 चीज निकालनी है सेकंड पार्ट में आपको। Q, तो जो Q है, Q निकालने के लिए CB का फॉर्मूला यूज करो आप, है ना। Q नेट चार्ज है, तो उसमें नेट कैपेसिटेंस लेना 200 पिको फेरेड वाला, और अपॉन में 3, और वोल्टेज कितना था? वोल्टेज इन्होंने दे रखा था बच्चों 300 वोल्ट। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा कट पिटा के 20,000 पिको फेरेड। तो इसको या तो ऐसे लिख दो आप 20,000 पिको कूलम, या नहीं तो उसको पिको को खोलोगे, पिको मतलब -12 होता है, तो -12 और +4 तो -8 बचेगा। 2 × 10⁻⁻8 कूलम Q निकल गया। अब आपको Q1 Q2 निकालना है। Q1 Q2 कैसे निकालोगे? तो पहले आपको करना चाहिए, अब देखो यही चार्ज Q C4 में जा रहा है, तो पहले C4 का वोल्टेज निकालो। C4 और C23 आपस में, देख रहे हो सर, C4 और C23 आपस में किस में थे? सीरीज में थे। ये इसके साथ सीरीज में आ गया था लास्ट में, पता है ना, ये इसके साथ कंबाइन होकर सीरीज में आ गया था लास्ट डायग्राम अगर आप देखोगे तो। एंड देखो, सोचो ये न्यूमेरिकल बच्चों को कितना परेशान किया हुआ एग्जाम। अगर आप तो फिर भी इस टाइप की न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहे हो, हार्ड न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो इससे इजी क्वेश्चन आए तो आप आराम से कर दोगे। लेकिन जिन बच्चों ने प्रैक्टिस, मेजोरिटी बच्चों ने नहीं किया होगा भाई इस टाइप के हार्ड क्वेश्चन, तो सोचो उनके साथ क्या हुआ होगा उससे, समझ। एक क्वेश्चन काफी होता है। अब मैं आपको कहूं आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ गए, तो आपको कैसे टैकल करना चाहिए? तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट में करना चाहिए। कल आपने करना स्टार्ट किया, चलो अंदाजा नहीं लगा, आपने करना स्टार्ट किया और आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन बहुत लेंथी जा रहा है, वहीं छोड़ दो उस क्वेश्चन को। ईगोस्टिक हो गए तो नंबर नहीं आएंगे, मार्क्स नहीं आएंगे, याद रखना। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मान लो आप, अब इसी क्वेश्चन को बच्चा पेपर में करने में कब 20 मिनट 25 मिनट बीत जाएंगे, 15 मिनट तो मिनिमम बीत जाएंगे बच्चों, पता ही नहीं चलेगा। और 15 मिनट एक क्वेश्चन के बाद अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, बच्चा हाइपर हो जाएगा, सिलेबस भूल जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जहां लगे बहुत ज्यादा लेंथी हो रहा है, जगह छोड़ दो, स्पेस छोड़ दो और अगला क्वेश्चन स्टार्ट कर दो कि इसको लास्ट में आके करूंगा। इगोस्टिक नहीं होना, पता चला अब फिर बाद में बहुत दुख होगा कि यार उसके अलावा तो सारे क्वेश्चन आते थे मुझे, मैं कर देती या फिर कर देता। तो वहां पे फिर हमेशा के लिए रिग्रेट रहता है, लाइफ टाइम रिग्रेट, क्योंकि बोर्ड में जो आपने लिख दिया एक बार वो लिख दिया, दोबारा ठीक नहीं कर सकते उसे, है ना। तो आ जाओ, अब मैं आपको Q1 Q2 निकालना सिखा रहा था। तो पहले आप क्या करोगे, इसका वोल्टेज निकालोगे। वोल्टेज कहां से? इसी फॉर्मूले से निकाल लेना वोल्टेज। Q कितना लोगे? ये रहा। C कितना लोगे? C4 लेना, बस C4, C में नेट मत लेना। C4 कितना है? 100। तो अगर उसका वोल्टेज निकालोगे आप, V4 कह दे रहा हूं मैं, यहां लिख दे रहा हूं, अब मैं हिंट दूंगा आपको, मैं यहां लिख दे रहा हूं, अगर आप V4 निकालोगे चौथे का वोल्टेज, तो मेरे ख्याल से वो 200 वोल्ट निकलता है, ठीक। अगर 200 वोल्ट इसने खा ली, तो इन्होंने कितना खाया होगा? टोटल कितना था? 300, है ना, 300 वोल्ट। तो 200 वोल्ट इसने खा ली, तो इन दोनों ने मिला के 100 वोल्ट खाया होगा। तो इसका वोल्टेज निकल गया, इसका वोल्टेज निकल गया C23 का। अब मान लो C23 का जो वोल्टेज है उसको V23 कह रहा हूं, वो 100 वोल्ट आएगा। इसका वोल्टेज निकल गया, तो वापस उस वाले फॉर्मूले में जाओ और Q23 निकाल दो। Q1 कहा है आपने उसको, तो Q1 निकाल दो ऊपर वाले का। Q1 कैसे निकालोगे? V23 वोल्टेज इनटू में कैपेसिटेंस, इन दोनों को मिला के नेट कैपेसिटेंस कितना था? इन दोनों को मिला के भाई साहब नेट कैपेसिटेंस ये वाला लोगे 200 पिकोफैरेड वाला। अब आप इसको सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा। 200 वाला नहीं लेंगे, 100 वाला लेंगे बच्चों। यहाँ पे इन दोनों को जब कंबाइन किया था हमने तो 100 पिकोफैरेड आया था। 100 करके सॉल्व करोगे तो Q1 जो आना चाहिए वो आपका 1 × 10⁻⁻8 और Q2 भी आना चाहिए आपका 1 × 10⁻⁻8। अब इसको आप खुद सॉल्व करो, ये रहे मैंने आंसर लिख दिए हैं, फाइनल आंसर शेयर है, और मैच करके मुझे बताओ कि आपका आंसर निकला कि नहीं, ठीक है। निकल गया, वेल एंड गुड है, ना निकले एक बार दोबारा देखना, आंसर निकालना। मैं इसको शॉर्ट कर दे रहा हूं ताकि आपको एक ही साथ दिख जाए, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना और हो सके तो सॉल्व भी कर लेना, ठीक। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। और बच्चों अब इसके बाद आएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, जो कि बहुत फेमस है और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि एग्जाम में पूछे जाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं आपको, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल मान लो ये, यानी तो इसका अगला क्वेश्चन ये दो न्यूमेरिकल जो है बच्चों, इन दोनों में से एक भी आ गया कैपेसिटर में, मजा आ जाएगा। और बहुत इजी वे में समझा दूंगा। ये मान लो आपने आज ये वीडियो देख लिया, मतलब 3 मार्क्स स्कोर कर लिए पक्का, 200% गारंटी। इस टाइप के क्वेश्चन को करोगे कैसे, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में समझाता हूँ। बेस्ट तरीका, 1 नंबर नहीं कटेगा आपका, और आपको लगेगा अच्छा इतना इजी था ये क्वेश्चन, बताओ। देखो
कैसे करोगे? क्वेश्चन को मैं आपको हिंदी, मतलब अब ये सारे पढ़ के आप समझ ही जाओगे, मैं आपको बेसिक हिंदी लैंग्वेज में समझा देता हूँ कि क्वेश्चन करना क्या चाहता है। क्वेश्चन वाज लाइक कि दो केसेस है, केस 1, केस 2। केस 1 में क्या किया उन्होंने, पूरे डाइलेक्ट्रिक में के नाम का कांस्टेंट भर रखा है पूरे डी में, और अगले ही केस में उन्होंने आधे में K1 भर दिया और आधे में K2 भर दिया हमने। तो मुझे बताओ, अगर एक लाइन लिखी हुई है यहाँ पे देखो, द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर सेम फॉर टू केसेस, दोनों केस में जो नेट कैपेसिटेंस है वो बराबर है। तो बताओ K1 K2 में रिलेशन क्या है, इन तीनों डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में रिलेशन क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन में से एक। मैं ये बोल रहा हूं क्योंकि मैं अब आपको समझा दूंगा और फिर आप भी यही बात कहोगे। चलो भाई, करते कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को मैं बताता हूँ। देखो, आप लिखो सबसे पहले केस 1। केस 1 में क्या कह रहा था आपसे, छोटा सा मैं डायग्राम बना के आपको इजी वे में क्लियर कर देता हूँ कि पूरे में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हमने ऐसा करके भर दिया था। डिस्टेंस कितना था इसका, d, तो इसका सी नेट निकाल लो। सी नेट का फॉर्मूला कौन सा लगेगा, क्योंकि कंप्लीटली फील्ड है तो याद है एयर फील्ड और डाइलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा वाला के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी वाला वो लगेगा। ठीक, तो के एप्सिलॉन नॉट एरिया ए है और डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस d था, ये निकल गया केस 1 का सी नेट। इसको हमने कह दिया क्वेश्चन 1 इजी। अब केस 2 में आ जाओ। केस 2 में सॉल्व करने का तरीका क्या है कि बच्चों, जहां से डाइलेक्ट्रिक डिवाइड हो रहा हो, अलग अलग हो रहा हो, वहीं पे आप इसको दो अलग अलग कैपेसिटर बना दो। मतलब जहां से K1 K2 डिवाइड हो रहा है ना, वहां से ऐसे करके सेपरेट करके दो कैपेसिटर बना दे करो हर बार। जैसे भी, जैसे ऐसे हो तो डिवाइड करके ऊपर नीचे कर दिया, ऐसे हो तो डिवाइड करके ऐसे। अब समझाता हूं, देखो अब इसको मैं स्लाइड करके अलग अलग करके दो कैपेसिटर बना दूंगा, तो ये बन जाएगा एक पतला सा कैपेसिटर और फिर एक पतला सा कैपेसिटर। इन दोनों को अलग अलग कर देना है आपको। डिस्टेंस कितना हो जाएगा दोनों का, d/2, देख रहे हो d/2 दे रखा है, तो ऐसे ही d/2 आप लिख दोगे। इसमें K1 था तो हमने ऐसे करके K1 वाला भर दिया, और इसमें K2 था तो ऐसे करके हमने K2 वाला भर दिया, ये K2 है। ठीक, ऐसे करके अब आपको क्या करना है, इसको C1 अलग कैपेसिटर मानना है और इसको अलग कैपेसिटर मानना है C2, दो अलग अलग कैपेसिटर हैं ये। अब फिर ये दोनों किस में है, सीरीज में। अब सीरीज में आपको पता है कि मैं हमेशा कहता हूं कि दो हो तो बटरफ्लाई मेथड यूज करो। सी नेट ने कैसे निकालोगे, C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2 वाले फॉर्मूले। अब आपको C1 का फॉर्मूला लिखना है, C2 का फॉर्मूला इसमें डाल के सी नेट निकाल देना। इसका सी नेट निकल गया, इसका सी नेट निकल गया, दोनों को बराबर करके रिलेशन। अगर आपको ये समझ में आया तो मैं वीडियो सॉल्व कर रहा हूं, आप भी जल्दी जल्दी सॉल्व करो और मेरे से पहले हो सके तो आंसर निकालो। और आप चाह रहे हो कि भैया आप पहले सॉल्व करके दिखाओ तब हम सॉल्व करेंगे, तो ठीक है, आ जाओ, मैं कर देता हूं। इक्वेशन 1 निकल गया था, अब हम करने जा रहे हैं इक्वेशन 2, यानी कि दूसरे केस में नेट कैपेसिटेंस। C1 C2 कैसे निकालोगे, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यार है तो वही वाला कॉन्सेप्ट, फुली फिल्ड, बस इसमें जो K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी लिया ना, वही फॉर्मूला लगेगा। K की जगह में K1 यूज करना, एप्सिलॉन नॉट A D की जगह में D/2 यूज करोगे, बस इतना सा अंतर है। जैसे मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करूं तो C1 लिखूंगा बच्चों, C1 में K1, इसमें K1 है, एप्सिलॉन नॉट A और डिवाइड में D की जगह में D/2, तो D/2 में जो 2 होगा वो ऊपर आ जाएगा, ये C1 हो गया। ऐसे करके इसका C2 लिख दो, क्या लिखोगे, K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D/2, तो D और डिवाइड में जो 2 है वो ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये निकल गया C1 C2। इसको इसमें डालो, सी नेट निकालो, फिर बराबर करना। चलो आ जाओ, मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, इस वाले फॉर्मूले में पुट कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है, सी नेट निकालने के लिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सी नेट इक्वल टू में C1 डायरेक्टली पुट करो, ठीक। C1 की जगह में ये पूरा, घबराना मत कि इतना लेंदी वो, अरे भाई तुरंत कट जाएगा, अभी देखना तुरंत जैसे आप कॉमन लोगे कट जाएगा। ऊपर में मल्टीप्लाई था तो मल्टीप्लाई लिखना, 2K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D, और डिवाइड में प्लस है तो दोनों को प्लस कर दो वैल्यूज को, 2K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई D और प्लस 2K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहीं पे प्लस माइनस में इसको इससे काटते हैं, इसको उससे काटने की कोशिश करते हैं, काटना पीटना नहीं। तो जब तक प्लस में आप प्लस और माइनस कुछ भी हो तो आपको कॉमन लेना पड़ता है, कॉमन लेने के बाद काट पीट सकते हो आप। तो इसको मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, सी नेट का सी नेट ऊपर वाले को सेम लिख दो, 2K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तरीका भी समझा रहा हूं ना आपको कैसे कैसे करना है, कहां सिली मिस्टेक नहीं करनी है, कहां मैथ वाली मिस्टेक नहीं करनी है ना। और नीचे में
प्लस और माइनस हो तो पहले कॉमन लिया करो, चाहे ऊपर में चाहे नीचे, प्लस माइनस में कॉमन। कॉमन क्या आएगा बताओ, 2 दोनों में है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी दोनों में है, तो ये कॉमन आ जाएगा। तो बचेगा क्या, k1 प्लस k2, k1 प्लस k2, ये रहा k1 प्लस k2, और फिर बाहर में क्या लिया हमने, 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हमने कॉमन ले लिया दोनों में से। हाँ क्या भैया कॉमन लेने के बाद कर सकते हैं, हाँ कॉमन लेने के बाद आप इसको काट पीट सकते हो, मतलब जो कट रहा हो काट दो। कैसे काटूंगा देखो, अब एक 2 से एक 2 कट गया, एक एप्सिलॉन नॉट बाई डी से एक एप्सिलॉन नॉट बाई डी पूरा कट जाएगा, लेकिन ये वाला बचेगा, तो जो जो बचेगा उसको लिख लो, यही हमारा सी नेट होगा। 2 बचा, यहां से k1 बचा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी तो कट गया, यहां से k2 बचा, और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी भी बचा हुआ है, और नीचे में क्या बचा है, k1 प्लस k2, ऐसे करके हमने लिख लिया। तो ये निकल गया दूसरे केस का C2। इजी। अब आपने क्या किया बच्चों कि दोनों केस में पहले सी नेट निकाला, मैं आपको छोटा करके दिखा देता हूं। हमने केस 1 में सी नेट निकाल लिया, केस 2 में सी नेट निकाल दिया। अब उसने क्वेश्चन में कहा था कि दोनों केस में जो सी नेट है वो बराबर है, तो रिलेशन बताओ। तो अब इस वाले सी नेट को इस वाले सी नेट को दोनों को बराबर रख के k1 k2 में फॉर्मूला यानी कि रिलेशन निकाल देना है आपको। इजी सा क्वेश्चन, समझ में आया? आई होप कि देखो इजी तो नहीं है, लेकिन हाँ समझाने वाले नहीं इजी है ना। ये भाई साहब हमारे रहते फिजिक्स कैसे मुश्किल हो सकती, फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है यार। हाँ समझाने वाला अच्छा होना चाहिए भाई। हमारे प्रोफेसर भी बहुत तगड़े तगड़े हुआ करते थे, हम उनको दंग रह जाते थे देख के। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो सी नेट इजकल टू में सी नेट लिख रहा हूँ, ठीक है। सुनो, तो जो यहाँ वाला सी नेट था k एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, इसको हमने इसके बराबर रखना है, जो कि है कितना 2k1 k2, इसको पूरा लिख रहा हूं मैं, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी और डिवाइड में k1 प्लस k2। अब मुझे बताओ क्या कट रहा है इन दोनों में, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी से एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी पूरा कट जाएगा। अब जो k बचा यहाँ पे वो बराबर आएगा इसके 2k1 k2 अपॉन में k1 प्लस k2, एंड हियर इज द रिलेशन कि भैया ये रिलेशन है, यहाँ आंसर आएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन है, और इससे इजी तरीका कहीं अवेलेबल नहीं है आपको समझने के लिए। मेन मुद्दा क्या था कि जहां पे डाइलेक्ट्रिक डिवाइड हो रहा है उसको काटो, C1 C2 निकालो उसी फॉर्मूले से, पुट करके सी नेट को बराबर करके आंसर। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और लिख के देख लो, अगर पॉसिबल है तो, अभी टाइम है तो जल्दी से लिख के देख लो एक बार। और अब इसी के बाद हम मूव कर रहे हैं बच्चों दूसरे क्वेश्चन पे। इसी का भाई देखो, इस क्वेश्चन में इन्होंने वर्टिकली बांटा था, और अगले ही क्वेश्चन में इन्होंने हॉरिजॉन्टली बांट दिया। सेम तरीका है, मैं इसका क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करूंगा, हाँ फाइनल आंसर बता दूंगा, हिंट बता दूंगा, करोगे आप। फिर से वही k1 k2 में रिलेशन निकालना है। केस 1 लिखोगे आप, केस 1 मैं हिंट दे रहा हूं, अभी करना, अभी चीटिंग नहीं, अभी करना भाई साहब। पूरे में k भर दिया ऐसे करके, ये k वाला है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, इसका सी नेट निकाल दिया आपने, ठीक है, जो कि वही k एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी ही निकलेगा जो पिछले केस में निकाला है। फिर केस 2 लोगे, केस 2 को व्हाइट से लिख देते हैं, केस 2 में इस बार ऐसे बांटा है, तो अब बीचों बीच काटो, ऐसे करके काटो और ऊपर नीचे बांट दो इसको, दो अलग छोटे छोटे में, एक इधर और फिर कनेक्ट करना दूसरे से। इस बार क्या बटेगा, डी तो पूरा ही रहेगा, इस बार एरिया बटेगा। ये जो l/2 बांट रखा है ना, इसलिए आप a/2 लोगे, एरिया लोगे a/2, तो इसका भी डिस्टेंस d ही लोगे और इसका भी डिस्टेंस d ही लोगे, लेकिन एरिया बटेगा इस बार a/2 और a/2 से। इसमें k1 भर देना, इसमें k2 भर देना, ऐसे करके हमने मान लेते हैं भर दिया ऐसे करके, ठीक। अब इसको C1, इसका C1 निकाल लेना, कितना लिखोगे, k1 एप्सिलॉन नॉट a की जगह में a/2 और डिवाइड में d, पूरा d। फिर इसका C2 निकाल लेना, C2 इज इक्वल टू में k2 एप्सिलॉन नॉट एरिया नहीं a/2 लिखा जाएगा इस बार, डिवाइड में 2, और फिर वही। अब देखो इस सीरीज में नहीं है, भाई, इस बार ऊपर नीचे है, पैरेलल में है, तो इसमें लिखोगे इन पैरेलल में होने की वजह से सी नेट जो निकलेगा सीधे सीधे ऐड कर दो, C1 प्लस C2, दोनों को ऐड करना बस। और ऐड करने में आपको बताया तो कॉमन आता है, कॉमन लेना पड़ता है भाई, कॉमन। तो सी नेट इजकल टू में, देखो सी नेट इजकल टू में दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, इसको इससे जोड़ू, देख रहे हो, इसको इससे ऐड कर दूं, तो क्या कॉमन आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए d/2 कॉमन आ जाएगा ना। तो सब कुछ कॉमन आ गया, तो बचेगा क्या, k1 प्लस k2 और एप्सिलॉन नॉट a अपॉन में 2d,
ये निकल गया इसका सी नेट, दोनों को बराबर रखो और के नेट निकाल दो। के नेट अब इसके आगे नहीं करूंगा, बहुत कर दिया मैंने। के जो आएगा वो k1 प्लस k2 अपॉन में 2 आएगा, ये इसका आंसर है। जल्दी से मुझे कमेंट करो कितने बच्चों ने इसका आंसर निकाल लिया। तो ये था दो टाइप के दो क्वेश्चन जो कि भाई बहुत फेमस है, बहुत फेमस क्वेश्चन। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि आप दोनों को स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व कर सको। ये क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन था, ठीक है। आई होप कि स्क्रीनशॉट ले लिया हो। मैं अगला भी दिखा देता हूं एक बार। ये क्वेश्चन था, ये दो क्वेश्चन आपको बहुत फेमस कैपेसिटर के मान लो आप, ठीक। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसके, जो कि है एनसीईआरटी के क्वेश्चन। देखो बच्चों, अब यहां से ना सारे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल से स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि आप इजीली समझ जाओगे अब, क्योंकि आपने बहुत सारे हार्ड न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस कर लिए। अब देखना एनसीईआरटी कितनी आसान लगेगी, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा हाँ ठीक है, इसमें ऐसे ऐसे करना है। कैसे करेंगे देखो, क्वेश्चन कह रहा है 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिकोफैरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में कनेक्ट कर रखा है 3 को। जल्दी से डायग्राम बना लिया करो, ज्यादा जोर नहीं डालने के दिमाग में, डायग्राम बना लिया। 3 कैपेसिटर लिया हमने, तीनों सेम सेम है, 9 पिकोफैरेड वाले, 999 वाले, ठीक है। सीरीज में जोड़ दिया। पहला सवाल पूछेगा व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस। भाई साहब सेम वाला है, सेम वाला, C बाई एन। C कितना लोगे 9, एन कितने हैं, कैसे हैं, कितने हैं 3, तो डिवाइड करके 3 पिको, पिको है कि माइक्रो, पिको है, 3 पिको फेरेड का नेट कैपेसिटेंस। पहला पार्ट सॉल्व। दूसरा पार्ट बी वाले पार्ट पे आ जाओ, ये ए वाला पार्ट था। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इफ द वोल्टेज डिफरेंस इतना 20 अप्लाइड। अब वो कह रहा है 120 वोल्ट का जोड़ दिया मैंने, तो बताओ हर एक का कैपेसिटेंस कितना, हर एक का वोल्टेज डिफरेंस कितना आएगा। देखो बच्चों, सीरीज में पहले क्यू निकाल लो। क्यू का फॉर्मूला होगा CV। क्यू नेट निकाल रहे हो, नेट चार्ज कितना निकला, तो सी नेट लेना। सी नेट कितना है 3 पिको फेरेड इनटू में वोल्टेज कितना है 120। इसको मल्टीप्लाई करोगे बाद में जो बात है 36, यानी कि 360 पिको कूलम आएगा, पिको कूलम, ठीक है। ये नेट चार्ज निकला। अब यही चार्ज सब में जाएगा, सीरीज में तो चार्ज सेम रहता है, घूम फिर के सब में जाएगा। तो अब V1 V2 V3 निकाल लो। C का फॉर्मूला पकड़ लो, Q बाई V, सदाबहार फॉर्मूला। C इक्वल टू V निकालोगे, Q को नीचे लेके जाओ और V इक्वल टू फॉर्मूला बन जाएगा Q बाई C। अब इस फॉर्मूले को पकड़ लो जल्दी से। जब V1 निकालो तो V1 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, Q बाई C1 लिख देना, क्योंकि Q तो सेम रहेगा सीरीज में, है ना। फिर V2 निकालो तो Q बाई C2 और V3 निकालो तो Q बाई C3। सिंस तीनों सेम ही है तो आंसर भी सेम ही आएगा। तो यहाँ से जल्दी से आंसर निकाल लो। अब मैं देख रहा हूँ मेरे बैटरी ना बिल्कुल डाउन हो चुका है, दोनों बैटरी डाउन हो चुकी है। तो इसके आगे के एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल जो है बच्चों आप खुद करोगे, इजीली समझ में आ जाएंगे। ना समझ में आए तो मुझे बता देना, मैं दूसरे वीडियो शूट कर दूंगा। वैसे एनसीईआरटी सॉल्व कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। अब इसके आगे मैं शूट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये सच में कभी भी धोखा दे देगा। तो एनसीईआरटी सॉल्व करना होमवर्क है, ठीक है। सब मुझे एनसीईआरटी सॉल्व कर लिया है ऐसा कमेंट करना, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताओ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, पूरा वन शॉट रिवीजन। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।